नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो टाल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, संसद से पास होने के बाद बने नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। कभी देश के अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, तो कभी मुस्लिम नेता खुलेआम धमकी देते नजर आते हैं। मुस्लिम नेता नेमतुल्लाह रहमानी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने वक्फ कानून के विरोध में धमकी देते हुए कहा कि ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये लाल किला पुरखों की जागीर है हमारे, और खुदा कसम छाती पर चढ़कर नारा तकबीर कहेंगे। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी आगे, उन्होंने मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा कि तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाह के सामने नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा कि यह वक्फ की जमीन नहीं है। ओवैसी ने साथ ही नए वक्फ कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया, साथ ही इसे संविधान के खिलाफ करार दिया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पर सदन में नेता आपस में ही भिड़ गए। जेएनयू में भी इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधित कानून में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में, फिर से सुन लीजिए, मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुसलमान नहीं करेगा, और यह कानून वक्फ बोर्ड की कमियों को सुधारेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ संशोधित कानून नहीं मानने की जिद आखिर क्यों? और बात बात पर संविधान की बात करने वाले भाईजान संसद के कानून को क्यों नहीं मान रहे या क्यों नहीं मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, वक्फ संशोधित कानून का विरोध करके क्या मुस्लिम नेता अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो। मुसलमान जिस दिन एक हो गया, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है। बीजेपी मुर्दाबाद। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। ये हिंदुस्तान है, बम्बई है, महाराष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। बीजेपी की तानाशाही हुकूमत से नहीं चलेगा। संविधान को जेब में निकाल के जो दिखाते हैं, इसका अर्थ हो गया संविधान इनकी जेब में चाहिए इनको। हमारी मर्जी, हम उस जमीन का कुछ भी करें। आप तो पूरा का पूरी तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो लड़ाई तो संविधान की, संविधान को बचाने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी मुर्दाबाद। रसूल आज़म की छाल पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बिल से इनके अंदर मिर्ची क्यों लग रही है? इसका मतलब चोर मचाए शोर। ये वो लोग हैं जो वक्त का गलत इस्तेमाल करते थे। वैसे तो कानून बनने के बाद चर्चा खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन विरोध की एक आवाज़ है और इस देश में उसका सम्मान किया जाता है, इसीलिए हम आज ये डिबेट कर रहे हैं। हमेशा की तरह हमारी डिबेट में आज भी तमाम गणमान्य मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ होंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी आज डिबेट का हिस्सा हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ होंगे, जो कि चेयरमैन हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ होंगे। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, हाजी रंगरेज हमारे साथ होंगे एमआईएम के प्रवक्ता। इसके अलावा
हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं आप उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तनवीर तांत्रे होंगे हमारे साथ, जो कि पीडीपी के नेता हैं। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला रिएक्शन आप ही से मैं ले लेता हूं अजहरी साहब। अजहरी साहब, आप अब भी विरोध कर रहे हैं और आपको मानने वाले कह रहे कि तानाशाही नहीं चलेगी। संसद से पास हुआ है बिल, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगी है, कानून बना है, कैसी तानाशाही? तानाशाही में तो ऐसा नहीं होता। तानाशाही ना ही जमीन से निकलती है ना आसमान से टपकती है। अच्छा, तानाशाही जो है वो बिल्कुल दिख रही है सामने। जिस तरह से अमित शाह जी ने दहाड़ दहाड़ के धमकियां दी हैं सदन में खड़े हो गए, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हम जो मांग रहे हैं, हमारी जो कोई जहरीला बोल रहा है उसका जिम्मेदार नहीं हूं मैं। कोई ये कह रहा आग हम लगा देंगे, कोई कह रहा छाती पे चढ़ जाएंगे। वक्त हाँ, बिल का जो समर्थन कर रहे हैं विरोध कानून का, ना सुनो, उसमें उसके समर्थन में जो लोग खड़े हुए इस कानून के समर्थन में, अनुराग भाई, घरों को फूका जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर भी तो कुछ बोलिए। अनुराग भाई, आप न्यायिक प्रक्रिया, आप कानूनी, आप संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग भाई, आप देश की सम्मानीय शख्सियत है। मैं बहुत सारे जो एंकर्स हैं उनमें आपको अलग देखता हूं। नहीं, ठीक है, और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो आग लगाने की बातचीत कर रहे हैं, जो दंगा फैलाने की बातचीत कर रहे हैं, वो कोई हो, किसी समाज से आते हो, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। मेरी सोच उनसे बिल्कुल अलग है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमें देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार हमसे ना छीना जाए। हम सहमति और असहमति का पूरा अधिकार हमारे पास है। जैसा कि माननीय संसद में बहुत सारे बिल होते हैं, पास होते हैं, बहुत सारा होता है, विरोध होता है, लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसे बिल लेकर के आती है। जैसे 3 काले कानून भी आपने देखे होंगे, अग्निवीर योजना भी आपने देखी होगी, इसी सरकार की है। तो ये भी उस वक्त कहा गया था, सुनो, अग्निवीर योजना के वक्त कहा गया था ये नौजवानों के उत्थान के लिए, 3 काले कानून के लिए कहा गया था, किसानों के उत्थान के लिए। और ये बात बताइए, मुझे ये बताइए, मुसलमानों को उत्थान कहां से इसमें बताया? अजहरी साहब, नेमतुल्लाह रहमानी के साथ हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। देखिए, उन्हीं की भड़काऊ बयानबाजी की वजह से ये उन्माद फैल रहा है। नहीं, जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो संसद के एक सदस्य हैं और देश की एक शख्सियत है। मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बात जो सही है वो कह देनी चाहिए। उनको तो निशाना बनाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है। तो मतलब जो मुसलमान समर्थन में खड़े हैं वो बेवकूफ हैं आपकी नजर में? नहीं, देखिए, या वो सरकार के दरबारी मुसलमान खड़े हैं, दरबारी मुसलमान। अच्छा, दरबारी मुसलमान। आपकी कम्युनिटी आपको सुन रही है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, अगर 80% मुसलमान वक्फ कानून के समर्थन में है, हम दरबारी तो आप उन्हें दरबारी मुसलमान बता रहे हैं, अपने भाइयों को सब दरबारी मुसलमान है, जो ऐसे मौके पर दिख रहा है सामने कि भारतीय जनता पार्टी हम मुसलमानों की झोपड़ियां उजाड़ रही है। मुसलमानों का कोई अगर बच्चा कोई किसी मामले में फंस जाए या किसी मामले में वो दोषी हो, उसका पूरा घर का घर तोड़ दे, रियायत ना करे किसी परिवार पे। किस गरीब का मुसलमान का घर वक्फ कानून तोड़ रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं अजहरी साहब आप? क्या जफर इस्लाम साहब, कितना मुश्किल है अजहरी साहब जैसे लोगों को समझाना, या फिर ये आपको नहीं समझा पा रहे? देखिए, 2-3 बात कहूँगा। उनकी बात को सिरे से मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि उनकी बात भी है, कहीं ना कहीं जज्बात उनके जो है, वो जो उन्होंने देखा है, जो समझा है, जो परखा है जी। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं उनकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ या फिर उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उनके जज्बात जो है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अगर गलत जज्बात है तो खारिज कीजिए ना। खारिज क्यों नहीं करेंगे आप? जफर इस्लाम साहब खारिज क्यों नहीं करेंगे? अगर ये गलत कह रहे हैं तो खारिज करना पड़ेगा। एक मिनट, पहली बात सुन लीजिए ना। आप ही बीच में बोलिएगा तो मैं कैसे पूरी बात कर पाऊंगा। मुझे अपने तरह से अपनी बात कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो कुछ देखा है, समझा है, परखा है, और शायद उसकी तफसील में नहीं गए होंगे, इसलिए इन्होंने, या उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड में किस तरह के धांधलियां जो हो रही थी, और कोई और नहीं, मुस्लिम समाज के ही लोग मुस्लिम के खिलाफ काम कर रहे थे। तो इसलिए खत्म करो ना।
आप भाई धांधली खत्म करने का आपका अच्छा बात खत्म, पहले वो बात खत्म, धांधली तो खत्म करो, पहले वो बात खत्म कोई वक्त थोड़े खत्म कर दोगे। अच्छा अजहरी साहब पहले वो बात खत्म करो, हड़प थोड़ी लोगे आप, हड़प में थोड़े देंगे हम आपको। ऐसे इंटरप्शन, यहाँ बहुत टाइम है मेरे पास, सब बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए जफर इस्लाम साहब। ऐसा है कि आप अपनी बात रख चुके हैं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपको जो टीका टिप्पणी हुआ कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज वक्फ को जो सही से बेहतर से वक्फ के फंक्शनिंग को समझता कि वक्फ में कुछ गड़बड़ी रही। 2-3-4 बातें अजहरी साहब और बाकी दीगर लोग जो देख रहे हैं पैनल में और जो आपके दर्शकों देख रहे हैं उनके लिए बताता हूं। देखिए इनकम का लेवल क्या था, हमारे पास सबको मालूम है कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से हमारे पास 8,72,000 करोड़ की जमीनें हैं, असेट्स है, मतलब उस पर अगर आप कब्रिस्तान और इसको मसाजिदे को निकाल दीजिए, मस्जिदों को, तो उसके बाद जो असेट्स बनता है उस पर जो रिटर्न आना चाहिए, जो उस पर आमदनी आनी चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की आमदनी किस लिए दिया था लोगों ने कि किसी मतवल्ली और किसी और आदमी इसका अपना फायदा उठा ले, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को अधिकार नहीं था इस पर फायदा उठाने का। लेकिन क्या है, 100 देखिए 2020 में 170 करोड़ की आमदनी थी, आज 2025 में घट के 10 करोड़ की हो गई। 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पिछले 3 सालों में वक्त के लोगों ने उसको 100 साल के लीज पे कौड़ी के भाव में बेच दिया। क्यों बेचा? किसी का अपनी जागीरदार की जमीन थी, ये वक्त की जमीन थी। इजाजत दे तो कहूं, एक मिनट रुकिए, ये वक्त की जमीन थी। अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे ये वक्त की जमीन थी, वक्त गरीबों के लिए है, मिस्किनों के लिए है, उनकी इमदाद के लिए है। और जिन लोगों ने वक्त किया उनका एक नजरिया था कि इससे फायदा जो है मुस्लिम समाज के गरीब मिस्किन लोगों के लिए वो नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे हैरत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बेचारा बन के कर रहा है बात। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सूबों में जो सरकारें वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, और 11-12 साल से आप केंद्र में हैं। आपने क्या किया? इन सबके जिम्मेदार आप हो। इन सबकी जिम्मेदारी आपके, जितने चेयरमैन होते हैं वो आपके ही करीबी लोग हैं। आपके दामन गंदे हो गए, चैनलों को सरकार का करीबी बनाया जाता है जो सरकार चाहती है। बिल्कुल नहीं, ना खाताना भाई, जो अजहरी साहब कहें वही सही नहीं चलेगा। आपके दामन में अगर धब्बे लग जाए तो क्या कर सकते हैं आप? जब मुस्लिम समाज के लोग ही मुस्लिम समाज के गरीब तबका के लोगों को लूट रहे थे, कौन लूट रहे थे? 8 साल से यूपी में सरकार आपकी है और 23 साल से वही आदमी। अरे भाई 8 साल से नहीं, 70 साल का जवाब दीजिए। सुनिए 70 साल का जवाब। अच्छा ठीक है, उस पर मेहरबानी है कि वो जफर अहमद फारूकी अजहरी साहब 70 सालों का। एक मिनट अजहरी साहब, ऐसा है कि ये आज हम और आपको इस चीज से ज्यादा इस पे फिक्र करनी चाहिए कि ये एसेट प्रोडक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, और इस पे किसी और को नहीं। आप 70 साल से निकाल के देखिए ना भाई, आप भी किसी चीज को, किसी संस्था को चलाते हो कि संस्था के कोई तौर तरीके होते, तो 70 सालों में क्या हुआ है जरा आप खुद देख लीजिए। आपको भी अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ दी है, आप देख सकते हैं। आप किसी अदारे को चलाते हैं तो आपको अल्लाह ताला ने समझ तो दी है कि आप समझ सकते हैं कि अच्छे बुरे की तमीज। इसलिए शायद आज इसकी जरूरत थी, इसलिए रिफॉर्म्स आया और इसका फायदा किसको होगा? गरीब मुसलमानों को होगा, गरीब मुसलमानों को होगा, गरीब मुसलमानों को होगा। अगर आप गरीब मुसलमानों के हमदर्द हैं। अच्छा ठीक है, आपकी कौम से मुफ्ती शमून कासमी भी आते हैं, गरीब मुसलमानों के हमदर्द हैं। अरे नहीं, ये क्या बात हो गई? जो जिसको बिल समझ में आ गया, जो बिल के समर्थन में, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, अरे चेयरमैन बाद में है, मुसलमान पहले हैं। चेयरमैन बाद में है, मुफ्ती शमून कासमी मुसलमान पहले हैं। मुसलमान का मतलब होता है मुसलसल ईमान। अच्छा, अब तो मुफ्ती शमून कासमी आपको दरबारी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सरकार का प्रोडक्ट हैं। नहीं देखिए, मैं तो इस वक्फ संशोधन के ऊपर बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कि वक्फ संशोधन बिल 2024 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे किरण रिजिजू जी ये बधाई के साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने वो वक्फ संपत्ति जो गरीबों के लिए दान की गई थी उसका मिसयूज हो रहा था। कोई जिनके लिए वो दान की गई थी उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं बने, कोई कॉलेज नहीं बने, हॉस्पिटल नहीं बने, बल्कि उनके बड़े बड़े मॉल और ऑफिस बने हैं। आज उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो उन्हें दरबारी मुसलमान और अन्य मुसलमान नजर आ रहे हैं। भाई हम एक पार्टी के सिपाही हैं, तो जहां तक पार्टी का ताल्लुक है हम काम करेंगे, मगर ये तो बताएं कि कांग्रेस की मीडिएटरशिप जिन लोगों ने की है 60 साल तक,
उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, क्या आप उनसे सवाल करेंगे कि आपने इसका मिसयूज किया है? क्यों नहीं उसका हिसाब होना चाहिए? और मुसलमानों को वोट बैंक बना करके उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। हम तो अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके विश्वास को आगे ले चल रही है। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो नेमतुल्ला और जो अन्य लोग हैं कि वो इस बात का जवाब दें। आप संवैधानिक तौर से आप एहतजाज कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, मगर आप जी कल्बे जव्वाद साहब हो, नेमतुल्ला रहमानी हो या ओवैसी साहब हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप संविधान का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे हैं? आपको यह अधिकार है कि आप जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं, मगर संविधान के दायरे में रहते हुए। और मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं, मुस्कान जी आपके माध्यम से, कि मुसलमानों अपने बच्चों का ध्यान रखना। ये भेड़िए हैं, तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। इनके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में कह रहे हैं कि ये कानून भेड़िया है, कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर जला देगा, ये गरीबों के घर उजाड़ देगा। ये शमून कासमी साहब कौन सा पन्ना पढ़ लिया है? आपको एक बात बता दें, आप नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं, ये संशोधन बिल का वो पूरा जो फार्मा उसे पढ़े, उसमें कहां कहीं कोई। देखिए एक मिनट अजहरी साहब, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप भी समझिए। भाई आप ये बताइए कि जितने एजिटेशन हुए हैं इनके बच्चे आगे क्यों नहीं होते? इनके दो फायदे हैं, एक तो ये कि मुसलमानों में असंतुष्टि पैदा होगी और इनका फायदा होगा। आप इस बात को समझिए। खुदारा मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप संवैधानिक रास्ता इख्तियार करें। आपका फंडामेंटल राइट है, अपनी बात को कह सकते हैं और सरकार अपनी बात कह रही है। सरकार की हमारी भी थोड़ी सी बात ये गलत है, बाकी और भी बहुत सारे मेहमान हैं, सबका मैं वो रखूंगा ख्याल। देखिए आप जिस सूबे के एक विभाग के चेयरमैन हैं, उसी सूबे में बहुत सारी दरगाहों को, बहुत सारी खानकाहों को, बहुत सारी मस्जिदों को और गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। क्या है ये? और मुसलमानों के, और आप वहां पर देख रहे हैं बैठे हुए। आपको क्यों ना मीर जाफर कहें? बताओ हमें आप, क्यों ना हम आपको मीर सादिक कहें? क्यों ना आपको कौम का गद्दार कहें? क्यों ना कहें? बताओ हमें आप, क्यों ना कहें कि आप भारतीय जनता पार्टी? मुस्कान जी बताओ हमें आप। मुस्कान जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी वैध जमीन के ऊपर कहीं कोई तो जिसे चाहे सरकार कर देगी, तो बिला बजे की बात ऐसे कैसे कर देगी? मेरे घर को सरकार, मेरे घर को करके दिखाए। संबल पास में बताइए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नहीं मानेगा आपकी बात। आप वहां मुंह ढाके हुए बैठे हैं, अगर मुझे हैरत हो रही है आप पर। अगर किसी गलत जगह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी सही जगह पे गलत जगह पे कार्रवाई हुई है। आपकी हिसाब मजबूरी है, चूंकि देखो मुझे दरबार की ना आदत है ना मैं दरबारी हूं, आप दरबारी हो, आपके आगे मजबूरी है। आप कहोगे ऐसा है, हमारी आपको वहां पर रहना है, उन पदों पर रहना, आप सब जानते हो, और वो लोग भी जानते हैं कि आप अपनी कौम के वफादार नहीं हो, आप हमारे भी नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो बड़ा हैरत। अच्छा चलिए, राम कृपाल जी को लाता हूं। शमून कासमी आता हूं आपके पास, आता हूं। राम कृपाल जी, ये बड़ा हैरत अंगेज है, ये बहुत सनसनीखेज है और ये उतना ही घातक और खतरनाक भी है। कौम के गद्दार, यानी कि जो मुसलमान इस वक्फ कानून के समर्थन में खड़े हैं, उनके लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि वो कौम के गद्दार हैं। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं किस लेवल पर ये काम हो रहा है? ये बहुत घातक है। राम कृपाल जी, आपके माइक से ऑडियो नहीं आ रहा है। इन द मीन टाइम आपका माइक ठीक हो, मैं सीधे फराज किदवई साहब का रुख करूंगा। फराज किदवई साहब, आपकी तो राजनीति में ही पीडीए आता है और इसमें ए का मतलब अल्पसंख्यक है। सवाल यह है कि जितना साफ गोई इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी को होना चाहिए, क्या वो है? अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगा कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुश गुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। देखिए, सरकारी शमून कासमी, हाँ, दो बातें बोली। शमून कासमी जी।
जी, मेरे मुंह से सरकारी निकल गया था, सॉरी। तो शमून कासमी साहब जो हैं, उन्होंने अभी मुसलमानों से कुछ अपील की। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप फंबल कैसे कर रहे हैं सर? अरे सुनिए, नहीं करने दीजिए मुस्कान जी, इनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, मिलेगा कोई बात नहीं। अरे कासमी साहब सुनिए, तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि अभी आपने भारत के मुसलमानों से जी न्यूज़ पर कुछ विनती की, ज़रा यही विनती किसी मस्जिद में जाकर के जुमे की नमाज में एक बार कर लीजिए और लाउड स्पीकर लेकर के करिएगा। मेरा ये चैलेंज है आपको, और वहां पर जी न्यूज़ को ज़रूर बुलाइएगा कि आप अपनी उस अपील को कवर करने के लिए एक बार ज़रा करके देखिए आप कि बाकी मुसलमान भाई जो हैं उसका कैसे वो करते हैं। दूसरी बात, ये उत्तराखंड से आते हैं, अभी इन्होंने बोला ना तमाम मस्जिदों अच्छा, जी न्यूज़ के रिपोर्टर हर जगह मौजूद हैं, सारे रिएक्शन दिखा रहे हैं। मैं आपको रोक के बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शमून कासमी साहब अगर ऐसा करेंगे तो केवल तभी हम वहां नहीं रहेंगे, हम हर जगह हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे संवाददाता। नहीं, इसी आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 80% मुसलमानों को इस कानून में कोई खामी नजर नहीं आ रही तो आप कहां से खामियां निकाल रहे हैं इसमें? मैं मदरसों राजनीति के लिए आपको वीडियो मुस्कान जी जरा मैं एक सेकंड में, सरफराज जी आप आइए उत्तराखंड या मैं दिल्ली आ रहा हूं, मैं मदरसों के और मस्जिदों में जाकर के ही बात करता हूं, आपको वीडियोस भेजूंगा जो मैं सीधे कह रहा हूं। आप मुसलमानों को खूनखार मत बताने का प्रयास करिए, आप अपनी खू को, अपनी आदत को बदलिए। आप बताइए कि 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने परिवार के लोग खड़े किए, आप क्यों नहीं थे उनमें से? तीन मेंबरान पार्लियामेंट जो है कांग्रेस के हैं, उसमें मुसलमानों के एरियो से खड़े किए। मैं मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मुसलमान आपके बहकावे में नहीं आएगा, और आइए जुमा दोनों साथ पढ़ेंगे। आइए आपकी आइए मेरे साथ आप। नहीं, अरे आप पर तो अल्लाह की नहीं सारी दुनिया की लानत है, खुदा पाक के सारे फरिश्तों की लानत है, इसलिए कि तुमने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। अरे चुप रहो, सरकारी मेरा संदेश है। हो गया, बहुत हो गया। अरे फराज किदवई साहब, आप कैसी भाषा बोलने लगे? देश के गद्दार हो गया, देश के गद्दार, अरे मुसलमानों के गद्दारों, कांग्रेस के डिक्टेटरों, अरे कांग्रेस के डिक्टेटरों 60 साल का हिसाब तुम बताओगे गद्दार, 60 तनख्वाह लेते हो तुम, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो तुम, चंदा खाते हो, मुसलमानों के मदरसों को बेच रहे हो तुम चंदा खाते हो, तुम सरकारी मुसलमान हो, तुमने कौम को बेच दिया, उत्तराखंड में तुमने कौम को बेच दिया। भाषा का ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें। दलाली करते हो तुम दलाल हो एक नंबर के। आप अपने मुझे बताओ कि आप पर्सनल फाइट करने लगे फराज किदवई साहब। एक जवाब दे दो, ये कौन सा मतलब एक जवाब दे मेरा, ये बताओ कि 60 साल किसने दलाली की है? 60 साल किसने दलाली की कांग्रेस की? भाई 60 साल किसने दलाली की बताइए? अरे पहले ये बताइए 60 साल दलाली किसने की है? मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से किसने काटा है बता दीजिए। अरे आपने तो आप तो वक्त प्रॉपर्टी को बर्बाद आपने खाया है। मैं किसी और तुमको झेलना पड़ेगा इस दुनिया। मैं क्या कर रहा हूं? अरे किसी को नहीं, तुम्हें झेलना पड़ेगा। मुझे एक बात बता, एक चीज का जवाब दे दो कि 60। अनुराग जी सरकारी मौलाना को चुप कराइए। अनुराग जी सरकारी मौलाना को चुप करवाइए। अरे सरकारी मौलाना बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं फराज किदवई साहब। तुम जाके अरे तुम तो नहीं फराज किदवई साहब, अरे तुम क्या पूछोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है पूछने की? अब बताइए, आप पर्सनल फाइट में लग गए, आप मुद्दे से भटक गए फराज किदवई साहब। तुम्हारी क्या है? यही तो हो रहा है, ज्यादातर मुसलमान मुद्दे से भटक रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भटक रहे हैं ज्यादातर मुसलमान। फराज किदवई साहब, यही तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार लेट जाओ उनके आगे, पैर पकड़ लो उनके आगे। मुस्कान जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें हिम्मत है कि समाजवादी के मुस्लिम कैंडिडेट, जहां से समाजवादी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, ये खड़े हो जाएंगे वहां से? इनमें है हिम्मत? इनमें हिम्मत है? नहीं, अरे आप तो पूरे सियाह हो भाई। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं अरे आओ ना मेरे साथ, चलो, अरे मेरे साथ आओ ना, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मेरे साथ आओ। तनख्वाह लो भारतीय जनता पार्टी से, चंदा लो, चंदे का धंधा करो, जाओ बेचो
मुसलमान कौम को अरे तुम ये बताओ, ये उस कानून पर चर्चा हो रही है जो संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए लागू हुआ है। बताइए, कमाल की बात जानते हैं, कमाल की बात है, ये बड़े कमाल की बात है। और मेरे साथ जितने तुम्हें सब जानते हैं कि तुम एक नंबर के दलाल हो, दलाल। तुम्हें सब जानते हैं कि तुम एक नंबर के दलाल हो, दलाली करते हो तुम। चलिए, अरे हमने तुम्हारी जानते हैं, हमने तुम्हारी दलाली कि तुम दलाल हो। फराज किदवई साहब, हम कानून पर चर्चा कर रहे हैं, हम कानून पर चर्चा कर रहे हैं, वक्त पर जो बना है, और आप शमून कासमी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पास कहने को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आता हूं अब रामकृपाल जी पर। रामकृपाल जी, अब आप बोल सकते हैं उस सवाल का जवाब जो मैंने आपसे पूछा था। सर अनुराग जी, मुझे तो भूल गया क्या सवाल आपने किया था। मैं ये पूछ रहा था आपसे, मैंने ये पूछा था कि ये कितना घातक है कि जो इस कानून के समर्थन में खड़े हैं मुसलमान, उन्हें इस कानून का विरोध करने वाले मुसलमान कौम का गद्दार कह रहे हैं। देखिए, जिस इशू के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, उसमें कंटेंट क्या है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक और जिस तरह का अभी विमर्श हो रहा है, उन तमाम लोगों ने जो अलग अलग पार्टियों के जनता के रहनुमा हैं, रहनुमाओं का अगर ये हाल है तो मैं कहूँगा कि आम जनता से आप लोग थोड़ा सीख लीजिए कि कैसे धीरज रखा जाता है। अभी तक जो कुछ भी है, आम आदमी कहीं से सड़क पर ना निकल रहा है, न कुछ। जितने भी हैं ये अलग अलग रहनुमा जो हैं, मेरा ये मानना है कि देखिए, इस देश में चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, रहना तो हम सबको है। जितना भी झगड़ लीजिए, रात को उसी घर में रहना है, सोना उसी घर में है। एक चीज़ हमने माना है कि जो भी अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो विश्वास कीजिए उसी संविधान के तहत, कम से कम जुडिशरी है, उस पर भरोसा रखिए। ऑलरेडी अपील हो चुकी है। रही बात यह है कि असहमति का अधिकार सबको है, आप किसी का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन गाली गलौज और आतंक मचाने की भाषा, हिंसा की भाषा, ये चाहे दोनों तरफ से हो, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, ये कहीं न कहीं बहुत खतरनाक है। और इस सभी लोग जान रहे हैं कि ये देश कानून से चलेगा, और अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो याद रखिए उसको कोर्ट स्टक डाउन कर देगी, और अगर कोर्ट ने कहा कि वो संवैधानिक है तो आपको मानना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, ये चाहे आप इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। एक चीज़ मैं केवल कह रहा हूँ कि जिस तरह की भाषा जैसे जैसे अभी हो रहा है, सारी चीज़ें, हमारे मित्र ने भी ये बातें कही। अब एक चीज़ जो है कि अभी एक पक्ष दूसरे को सरकारी कह रहा है, भैया सरकारी या सरकार का कोई समर्थन करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, आप तथ्यों पर बात कीजिए ना। आप जो भी चीज़ें हुई हैं, एक तो ये एलिगेशन लग रहा है, देखिए, अटैक इन एंटिसिपेशन इज नॉट डिफेंस। ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। मेरा ये कहना है कि ये केवल परसेप्शन के आधार पर आप आग मत लगाने का काम करें, न वो करें न ये करें। और मैं कहता हूँ, दूसरे पक्ष को भी मैं कहता हूँ, मैंने एक दो फोटो देखे हैं जहाँ किसी मस्जिद पर चढ़ करके या किसी दरगाह पर चढ़ करके भगवा झंडा लहराया जा रहा है, वो भी गलत है। और कानून को सख्ती से उन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों का जो प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक आरोप है तो आप लेके आइए। रही बात अदालत से, उसका इंतजार कीजिए। इसको चुनौती दी गई है, अभी तो इसके रूल्स भी नहीं बने हैं। लेकिन जो कटुता मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से, और आप ही लोगों में अभी एक, जैसे किदवई साहब लड़ रहे थे कासमी साहब से, अब ये क्या दिखाता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जो वही ना कि जो अखिलेश जी कह रहे थे कि बीजेपी की कोशिश है कि मुसलमानों में भी एक दरार पड़ जाए, आप लोग तो वही कर रहे हैं यहाँ से बैठ करके। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग थोड़ा शालीनता से करें। देखिए, समाज में इस समय थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है। कृपया माचिस जला के उसमें वो आग लगाने का काम न कीजिए। हम उसमें थोड़ा सा अगर किसी भी ढंग से कहें कि भाई एक जन्नत बनाएं, कि चलो अदालत जो कहती है उसको देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, फराज किदवई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज किदवई साहब। अनुराग जी, बस मैं 20 सेकंड में एक बात कहूंगा। देखिए, मैंने इसलिए शमून कासमी साहब से मेरी इसलिए बहस हो गई कि जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, इन्होंने डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, खाली एक चीज।
ये कासमी साहब ये बताएं कि वक्फ बाय यूजर जो खत्म किया गया है उसमें बोल रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ठीक, एक कब्रिस्तान को अगर 200 साल पहले उसकी जमीन किसी को दी गई थी एंड इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन द वक्फ बोर्ड, उसमें क्या होगा? मैं चैलेंज कर रहा हूं, इनको नहीं पता होगा। अच्छा, दूसरी बात, उसके जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे, सुनिए जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उसमें सरकार कहती है कि वक्फ बाय यूजर को उससे निकाल दिया। मुस्लिम में बिलीव नहीं करता हूं। सुनिए, अरे सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मैंने वो बोला। थोड़ा इंग्लिश किसी से पूछ लीजिए कि क्या इसका मतलब हुआ। दूसरी बात, जो मैं हिंदू निकाल दिया है, आप पढ़िए उसे देखिए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिया है कदवाई साहब, निकाला उसे। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई, अच्छा बात पूरी, फराज के पैसा बात पूरी कर लें। अनुराग जी, यही प्रॉब्लम है। कासमी साहब बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर जवाब। यही प्रॉब्लम है, जवाब आप ही से लूंगा मैं सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोई ईदगाह आज से 50 साल पहले किसी ने डोनेट कर दी और उसके कागज नहीं है एंड इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन द वक्फ बोर्ड, उस केस में क्या होगा उस ईदगाह का? बताइए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करता, लेकिन सरकार कह रही है कि उसमें खाली दो नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। मैं कह रहा हूं 6 से 7 तक हो सकते हैं। बताइए शमीम कासमी साहब, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? पहली बात तो आपको पता ही नहीं होगा, और मैं आपको पूरा, मेरे पास पूरा जो है ना, जो नया वक्फ एक्ट आया है पूरा मेरे पास मोबाइल में है, मैं आपको इसको दिखा सकता हूं। इन दोनों चीजों का जरा जवाब दे दिए कि मैक्सिमम नॉन मुस्लिम मेंबर्स स्टेट वक्फ बोर्ड में कितने हो सकते हैं, और अगर ये जो मैंने 50 साल पुरानी वाली ईदगाह वाला पूछा है, बताइए इसमें क्या होगा? बताइए, देश के मुसलमानों को बताइए। अब मुझे ये, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि वक्फ बाय यूजर उससे हटा दिया गया है, और जो नए आगे वक्फ बाय यूजर होंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आप पढ़िए पहले उसे। किसी कब्रिस्तान के ऊपर जो प्रैक्टिस में कब्रिस्तान है उसमें कोई कब्जा नहीं होगा, किसी मस्जिद को कोई कब्जा नहीं होगा। अरे सर, वक्फ मैं क्या कह रहा हूं, पता है, यही प्रॉब्लम है। अब एक मिनट मुझे पूरी बात, अरे आपको नहीं, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। हटाया गया है जिसके पेपर नहीं। अरे आप बोलने दीजिए साहब, आप मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अपनी इतनी चिंता आपने जो की है, हम सबको चिंता होनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं फराज के दवाई कि आप समाजवादी में हैं, समाजवादी की भी सरकार रही है। आज पांच लोग उनके एक परिवार के हैं और पांचों ऐसी जगहों से मेंबरान पार्लियामेंट है जहां मुसलमानों के वोटों से बने हैं, जहां मुसलमानों के वोटों से बने हैं। क्या तुम अपने आप को जस्टिफाई करोगे? और आप भाग नहीं रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? क्या बात कर रहे हो भाई? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अरे फराज, मैं भाग नहीं रहा हूं, भागने वाला नहीं हूं मैं तुम्हें बता दूं। अरे आप क्या बात करते हो यार? मैं ये कह रहा हूं वक्फ बाय यूजर को अलग किया गया। उठा के पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं है। वक्फ बाय यूजर को अलग किया गया, वक्फ बाय यूजर नहीं है उसमें। जिनके डॉक्यूमेंट जो नए होंगे। अरे तुम्हें, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आप भाई मेरे पास भी है, नहीं, इस तरह के पर्सनल अटैक नहीं, ये इस तरीके के पर्सनल अटैक नहीं। आप किसी को जाहिल नहीं बोलेंगे फराज के भाई साहब। ये वो लाया गया। मैं क्या कह रहा हूं, आप ये बताइए जिन मदरसों के अरे इनको कुछ नहीं पता है, कहां से पकड़ के ले आए आप इनको? अनुराग जी, इनको कुछ नहीं पता है। नहीं, ये इस तरह की बात है। मेरे सम्मानित क्या बात करो, मैंने पकड़ कर क्या लाना होता है? तुम मेरी बैकग्राउंड नहीं जानते हो ना, ठीक है। अरे तुम्हें क्या पता है मेरी बैकग्राउंड? हमने करप्ट सरकार को, जिसके लिए तुम बैटिंग करते हो, उन्हें हमने निकाला यहाँ से। हम ऐसी सरकार को लेकर आए हैं जो ट्रांसपेरेंसी की सरकार है। ठीक है, ईमानदारी। ठीक है, जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुनने के बाद मैं विजय शंकर तिवारी जी और हाजी रंगरेज साहब के पास जाऊंगा। तनवीर तांत्रे भी। ठीक है, जफर इस्लाम। देखिए, हम मैदान में हैं। मैं एक मिनट हम मैदान में। फराज साहब बोलिए। दोनों से अपील कर रहा हूँ, एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं दोनों से अपील कर रहा हूँ। देखिए, अब तो ये लेजिस्लेशन पास हो, ये बिल पास हो गया, एक कानून बन चुका है, और अगर इसमें कुछ कमी है, चाहे फराज साहब कह रहे हो, चाहे कोई भी, चाहे किसी धर्म का आदमी बोलता हूँ, मैं किसी धर्म के इत्तेबार से नहीं कह रहा हूँ, अगर इसमें कुछ कमी होगी, अब कोर्ट में गया है मामला, अब कोर्ट में गया तो कोर्ट का, जैसे मुस्कान साहब कह रहे थे, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। लेकिन मैं 2-3 चीज़ बहुत अहम बात कह रहा हूँ, और बेशक मैं इस बात को खासकर अपने मुस्लिम समाज से जो लोग आए हुए उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए, और उनको शायद ये जानकारी होगी भी कि बड़े अफसोस के साथ, इससे मुझे अफसोस हो रहा है, शायद अगर इसका मैनेजमेंट सही होता
इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे कोई अपॉइंट किया हुआ हो, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी, मैं भुगता हुआ जिम्मेदारी तो कोई होगी नहीं। वक्त के हाई हैंडेडनेस की वजह से। एक मिनट सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप अपनी बात सुन लीजिए, फिर आप कह देना। और मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आया हूँ जो तू मैं अच्छा भी नहीं लगता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो गरीबों का हक था, शायद जितना मिलना चाहिए था, जो इसमें जिस निस्बत से इसमें इनकम हो सकती थी वो नहीं हुई, और इसलिए इसमें कानून में अगर शायद पहले हमने अगर कांग्रेस की चिंता होती तो कांग्रेस करती, ताकि इसका प्रोडक्टिव एसेट्स होता तो जो मुस्लिम समाज के गरीब बच्चे जिनको फायदा इसका होना चाहिए था, नहीं हो रहा था। आज यकीन जानिए, आज मैं इस सवाल को, मैं मुस्कान साहब आप रिकॉर्ड कर लिए, 3 साल 4 साल बाद मैं इसी चैनल पे फिर से पूछूंगा तो मैं बता सकूंगा कि ये इनकम कितना लेवल, 10 करोड़ की इनकम थी, वहां से कहां तक चली गई, कितने स्कॉलरशिप दे पा रहे हैं, कितने मुस्लिम समाज के लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए भेजा जा रहा है, कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कितने अस्पताल बन रहे हैं, ये सारी चीजें, इतना पैसा आएगा उससे बनाया जा सकता है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस सबको छोड़ दीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो हमारी रिपोर्ट नहीं थी भाई, कांग्रेस के जमाने की रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया कि जो इनकम लेवल है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, उसका इनकम लेवल जो है बहुत ही खस्ता हालत में, उस वक्त 12,000 करोड़ का कहा गया। हमारे सारे अधिकार छीनने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हो, हमसे हमारे सारे अधिकार छीनने के बाद अधिकार है। अब वक्त एक मिनट, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, तुम्हारी इस्लामिक तमाम चीजों कोई नहीं छुएगा, लेकिन रिक्त जमीनें क्या होगी, बेची जाएंगी, कहां, किसके हाथ? एक मिनट बताओ नहीं, बता हाफिज साहब सुन लीजिए, हाफिज साहब ऐसा से इस तरह की बातें मत देखिए। जो चीज एक तो रिट्रोस्पेक्टिव से है, नहीं है, प्रोस्पेक्टिव डेट से है। दूसरी बात, कोई इस पे जो चीज आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये डराइए मत। लेकिन हाँ, इससे सिर्फ एक चीज हो सकता है, देखिए जो कुछ मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे हम भुगते हुए बोल रहा है ना, हमारे प्रॉपर्टी को वक्त से प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जब सारे, तो वो हाई हैंडेडनेस नहीं हो पाएगा, जिसकी जो संपत्ति है उसकी संपत्ति रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि जो मुंबई की 27 मंजिला इमारत है, उसका क्या होगा? 100% गलत है तो होना चाहिए, उसका जानकारी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तोड़ के गिरा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे रिलायंस हो, किसी का हो, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ चाहे किसी की भी प्रॉपर्टी हो, निकाल देना चाहिए। प्रॉपर्टी में है उसको निकाल के तोड़ देना चाहिए, मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, लेकिन हाजिर अंग्रेज किसी भी चीज की विरोध करने का एक तरीका है। कानून के दरवाजे इस देश में अदालतें हैं और अपील हो चुकी है इसके खिलाफ भी। सवाल यह है कि नारे तकबीर की जरूरत क्या है जब अदालतें हैं इस देश में? छाती पर चढ़ने की धमकी देने की जरूरत क्या है जब इस देश में अदालतें हैं? क्यों भड़काना? जब अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि भाई कब तक सोए रहोगे, कब जागोगे, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज हमारे जो मुसलमान हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक की जो औलादे हैं, वो यहाँ आकर 1 या 2 या 5-7 लोग हैं, ये टीवी चैनल पर आते हैं और जो कि पदाधिकारी भी हैं बीजेपी के, और उन्हीं की सत्ता की जो मलाई है वो भी खा रहे हैं, और आकर वो कहते हैं कि बिल का वो समर्थन करते हैं। हाँ। तो हम तो ये कह रहे हैं सभी मुसलमान भाइयों से कि आपके खिलाफ एक बिल बनाया गया है और आप जागिए और अपना जो संवैधानिक अधिकार है वो है कि आप प्रोटेस्ट करिए। और बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी, रोजाना लोग कहते थे कि बैरिस्टर हैं, वो तो कुछ करते ही नहीं, वो तो अदालत कभी जाते नहीं। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो है अदालत में इस बिल के खिलाफ जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया है वहां पर जाकर। तो फैसले का इंतजार किए बिना जन भावनाओं को क्यों भड़का रहे हो? फिर चुपचाप फैसले का इंतजार कीजिए अदालत के। या आपको पता है कि अदालत का फैसला क्या आएगा, क्योंकि कानून में कोई खामी नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने पूरे देश में देशव्यापी एक आंदोलन की उन्होंने कहा है और जेल भरो आंदोलन के लिए भी बात हो रही है। अगर ये मौका आएगा तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे, और प्रोटेस्ट बहुत ठीक ठाक करेंगे, अच्छे से करेंगे। देश के 20 करोड़ मुसलमान
और देश की जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें हमारे मुसलमान भाइयों की हैं वो सब इस बिल के खिलाफ है। फिर आप सरकार क्यों इस बिल को लेकर आई? क्योंकि सरकार की जो मंशा है ना वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाली है कि मुसलमानों की हम चूड़ी टाइट किए। इनके मैनिफेस्टो में जो ये लेकर आए थे चुनाव में, उसमें तो कहीं नहीं लिखा था कि हम ट्रिपल तलाक और वक्फ का अमेंडमेंट करेंगे। तो ये इस तरीके की ये काम लिखा भी होता तो क्या दिक्कत थी? लिखा भी होता तो क्या हो जाता? आपने वोट दिया था क्या बीजेपी को? कट्टर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हम तो वोट कभी ना दिया है ना कभी भविष्य में कभी देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत पीसफुल तरीके से, सबका यहाँ पर अधिकार है और सब चीजें हैं। जो हमारी सरकार हमारी जमीनों को हड़पना चाहती है और अपने जो दोस्त हैं, इनके जो करीबी दोस्त हैं अडानी और अंबानी, उनको देना चाहती है। अच्छा। सरकार की नीयत आप ये देख लीजिए, सरकार कह रही है कि हम जो है वक्फ की जमीनों को बचाना चाहते हैं। आप ये बताइए आप बचाना कैसे चाहते हैं? अगर पहले कोई ये इससे 2013 का जो कानून था उसमें ये था कि अगर कोई जमीन बेचता है तो उसे 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अब इस सरकार ने वक्फ की संपत्तियों को कोई बेच दे, लूट ले, क्या कर दिया? 6 महीने की सजा कर दी और बेलेबल ऑफेंस कर दिया। तो ये दिखता है कि ये सरकार बजरंग दल के बहुत सारे लोग बचाने के लिए बेरोजगार लेकर आई है, उनको ये जमीनें दे दी जाएंगी, संपत्तियों को छीनने के लिए बिल लेकर आई है। ठीक है, तनवीर अहमद तांत्रे भी हमारे साथ पीडीपी से। ठीक है, मैं आता हूं, मैं फराज के साहब आता हूं। तांत्रे जी, 370 को लेकर के भी वहां पर बहुत कुछ कहा गया था और अब ये विरोध की आवाज जो है वक्फ कानून के, ये हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी उठ रही है और इसे सियासी पार्टियां ज्यादा उठा रही हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया और एक गिला भी है मेरा आपसे। आज आपने मुझे बड़ी मुद्दत के बाद जो है थोड़ा सा टाइम दिया है। नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत टाइम दूंगा, समय हमारे पास काफी है। हाँ। अनुराग भाई, मुझे सबसे पहले यही पता था, मेरे जहन में यही चल रहा था कि अनुराग भाई मुझसे जो है वो 370 का ही पहले पूछेंगे। हाँ। देखिए, 370 का मसला हो, वक्फ का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, आप एनआरसी ले लें, जहां से नहीं वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों को ही जो है टारगेट कर रही है। उसका टारगेट करने का सिर्फ एक ही मसला है, क्योंकि अगर मुसलमानों को यहां पर टारगेट नहीं किया जाएगा तो हमारे हिंदू भाई ये जो करोड़ों नौकरियों का वादा किया था वो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। ये जो कहा था धन काला दिन हम बाहर से लेकर आएंगे, आपके अकाउंट में जो है 15 लाख रुपए आएगा, तो हमारे हिंदू भाई इनसे पूछेंगे कि वो 15 लाख रुपए जो है वो कहां पर है। इसी मुद्दे को भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में जो है वो मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। जहां तक वक्फ का सवाल रहा है, आप मुझे बताएं, हमारे पुरखों की जमीनें हैं, हमारे अपने मतलब इस्लाम धर्म में हमें जब ये चीज सिखाई जाती है कि अगर हालांकि हमारे इस्लाम धर्म में शराब जो है वो हराम है, अगर किसी हिंदू भाई की शराब की बोतल किसी मुसलमान से टूट जाए तो उसका हदिया देने के लिए जो है हमारी हदीस कहती है कि उसको शराब का जो है वो हदिया। तो ऐसी कम्युनिटी को आप यहां पर टारगेट करके ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पुरखों का फैसला था, जो हमारे पुरखों की कुर्बानियां थी, आप ये बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि मुसलमानों का यहां पर कोई भी अधिकार जो है वो नहीं है। तो आज मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा आपके चैनल की माध्यम से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। मैं आज आपके चैनल की माध्यम से ये चीज जरूर बताना चाहूंगा, ये आज मुसलमानों की बारी है, कल ये बारी आपकी भी बारी आनी है। जहां तक आप कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण, देखिए हम बाबरी मस्जिद का आप देख लें, कौन सा मुसलमान जो है वो बाहर निकल कर आया, आप मुझे बता दें। अरे सिर्फ भड़काऊ भाषण नहीं दिए जा रहे हैं तांत्रे जी, तनवीर अहमद तांत्रे जी, लोगों के घर फूंके जा रहे हैं जो समर्थन कर रहे हैं। आपने सुना शहनवाज हुसैन साहब को धमकियां मिल रही हैं। लगेगी आग तो आएंगे कहीं गर्जद में, ये क्या बात है? मुसलमानों का मुकाम थोड़ी है जनाब, आप देखें आगे आगे होता है क्या। आप लोग तो संविधान में यकीन करते थे, अब संवैधानिक प्रक्रिया पर से भरोसा ही उड़ गया आपका। कानून, एक कानून पारित होते ही कर रहे हैं जनाब, धमकियां देना गलत बात। खबर का कितना इंतजाम लेंगे आप मुझे बताएं। हाँ। आप नहीं, एक भाई मुझे कह रहे थे कि ये मुसलमानों के बच्चों के लिए धमकियों का समर्थन नहीं कर सकते चैनल पर बैठकर। सुने एक बात सुने आप, मैं आपके बीच में ही बोला हूं, मुझे बोलने दिया जाए थोड़ा सा। जहां तक एक भाई ने कहा कि मुसलमानों के बच्चों के लिए बेहतरी का सबूत जो है ये बिल है,
मैं बताना चाहता हूं ना, जिनकी खुद की औलादें नहीं है, वो मुसलमानों के बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक हुआ? नहीं, ये क्या लॉजिक हुआ? तनवीर अहमद तांत्रे साहब, पहले आप धमकियों का समर्थन कर रहे हैं, फिर आप एक गैर वाजिब लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, अभी अगर आप कहेंगे ना, अभी हमारे मुसलमानों के जज्बातों को जो है वो खंजर से तर किया गया हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम अपनी बात भी ना रखें। आज यहां तक बात पहुंची है कि हमारे कब्रिस्तानों का पूछा जा रहा है, जिसमें हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, उनका हमसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएं, हम अपने जज्बात भी ना रखें तो फिर करें क्या? आप मुझे बताएं। ठीक है। सवाल जफर, मैं आता हूं, राम कृपाल जी आता हूं आपके पास। जफर इस्लाम साहब, सवाल यह भी है कि 2013 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन का स्वागत किया था, समर्थन किया था। शहनवाज हुसैन बोले थे, मुख्तार अब्बास नकवी बोले थे सदन में। तब आपने क्यों समर्थन किया था और अब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये पॉइंट जो है, उस समय बीजेपी का समर्थन और अब उसी भारतीय जनता पार्टी का उसमें अमेंडमेंट, ये कंफ्यूज कर रहा है और उसका जवाब ठीक कोई दे नहीं रहा। नहीं, देखिए, बिल का समर्थन करना कोई बुरी बात थोड़ी है। हाँ। जब जो हालात के मुताबिक अगर किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं तो वो राजनीतिक हालात, हमें हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बिल का असली ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सब बातें जो है बेतुकी बातें हैं कि मुसलमान समाज को डराना और धमकाना और दबाना, ये सब कुछ नहीं। कोई किसी के मायके लाल हिम्मत नहीं सब इस तरह की बात करने की। हकीकत यह है कि अपने जो कुछ लोग जो है ना, मुस्लिम समाज के लोग, उस मुस्लिम समाज के लोग जिनको इससे नुकसान होने वाला है, वो इस बात को उठा रहे हैं। हकीकत देखिए तो प्रधानमंत्री की एक ही सोच है इसमें कि मुस्लिम समाज के लोगों को जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इससे आप भाई, उनके पुरखों की जमीन जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, अगर सरकार अपने कब्जे में ले लेगी तो नुकसान तो होगा ही भाई, नुकसान तो हो गई। इस डिबेट में यही सवाल बार बार उठ के आ रहा है कि हमारे पुरखों की जमीन जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, कैसे साबित करेंगे? आपको नहीं, आप, अरे भाई थोड़ा तो भरोसा रखिए, इस तरह की बातें मत। पहले जब गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है इस बात को, तो किस तरह की ऐसा हाजी रंगरेज कह रहे हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, मेरे पुरखों की जो जमीन है मेरे पास, उसका कोई कागज नहीं है। आप हाँ, तो सुनिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसलिए कि मैं तू मैं किसी से करता नहीं। मैं हाजिर अंग्रेज साहब को इतना ही कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल इत्मीनान रहिए। इंशाल्लाह एक जरा सा भी प्रॉपर्टी कोई मुस्लिम समाज की न जाएगी, न जाने वाली है, लेकिन फायदा जरूर होगा। आपकी क्या हैसियत है पार्टी में, बताएंगे? अगर कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कौन सी लोकसभा के पार्टी के प्रवक्ता हैं? मुसलमान लोकसभा का सदस्य नहीं है। नहीं, वो एक मुसलमान बताए हमें ना आप। ये तो बिरादरी की कुछ है, तो उनको भी पता है ना। कौन बोल रहे भाई? ये अजहरी साहब। आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने मेंबर है भाई? आपके क्या हैसियत है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में? कितने लोग? नहीं, कितने लोग आपसे? नहीं, एक मिनट, आप मुस्लिम नस्ल लॉ बोर्ड में कितने लोग खड़े होंगे आपके सुनने के लिए? बता दीजिए। पूरा आप खुद देख लीजिएगा जो आप भी सुन रहे हो। मैं अरे कुछ नहीं सुन रहे हो, मेरी डिबेट में बोल रहे हो ना, इसलिए सुन रहे हैं। नहीं, मेरी डिबेट में बोल रहे हो इसलिए देश सुन रहा है। आप बोल रहे भाई, हाफिज भाई, ऐसा है कि पूरा देश आपको देख रहा है कि आप अपने खुद के फायदे के लिए, कोई मफाद के लिए सब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है समाज के। मुसलमान ना हो, नहीं है कैसे? उस पार्टी पर हम नहीं, तो क्या हुआ? आप एक वोट देते नहीं है, अगर आपको चाहिए मत चाहिए, फिर भी आप उन्हें सरकार का नुमाइंदा कह रहे हैं अजहरी साहब। फिर भी आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान जो समर्थन कर रहे हैं वो सरकारी मुसलमान। आपने वोट दिया? नहीं, दोहरी बात हो गई। नहीं, आप वोट देते तो आप कहते हैं हमने वोट दिया था। आप वोट देते नहीं। मुसलमानों को सरकार ने कुछ नहीं दिया तो फिर ये दोगली बात है, ये दोगली बात है। फिर मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें वो चाहिए। चाटुकार शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। ना, अपने ही भाइयों के लिए चाटुकार शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने ही भाइयों के लिए चाटुकार शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए, अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में
बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम बिल को अच्छा बताने में लगे, मुसलमान आ गए। हाँ। तो वो लोग जो अभी फराज किदवई जी ने कहा था ना, मस्जिद में खड़े जरा जाए, खड़े होकर के एक बार अपील ही कर दे। हाँ, तो शमून कासमी रोज यही करते हैं, वो यही कह रहे हैं, शमून कासमी रोज मस्जिदों में और मदरसों में यही बात करते हैं लाउड स्पीकर पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, कौम ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे भाई, आप नूर अहमद अजहरी साहब, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ दिया नहीं सरकार ने, दूसरी तरफ आप इस कानून के समर्थन में बोलने वाले मुसलमानों को सरकारी मुसलमान कह रहे हैं। ये गलत है। नहीं, ये क्या मतलब हुआ दरबारी है? ना खाता ना बही, जो हाफिज नूर अहमद अजहरी कहे वही सही, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, शेर तो रहमानी साहब भी सुना रहे हैं, नेमतुल्लाह रहमानी भी शायर हैं, रहमतुल्लाह रहमानी भी शायर हैं। मैं शमून कासमी को नजर करता हूँ, मुस्कान जी, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मियार देखा, कितने मियारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। अच्छा ठीक है, इसलिए आपने कह दिया और वो दरबारी हो गए, ऐसा नहीं होता। राम कृपाल जी, क्या वाकई में इस देश की सरकार मुसलमानों को ये मैसेज दे रही है कि तुम्हारा इस देश में कुछ नहीं है और तुम इस देश के नहीं हो? सवाल ही नहीं उठता। पहली बात तो बता दूं, कोई भी सरकार आए किसी पार्टी की, ये किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसी एक कौम को कहे कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। सरकार भी कानून के तहत चल सकती है। एक बात देखिए, पार्टियों को इसी देश के मुसलमान हैं, उनका आरोप है, पार्टियों को चुनावी चंदा देने वाले पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी सरकार की और उसको कैंसिल कर दिया। तो कृपया भरोसा रखिए, ये जो अभी हो रहा है ना, अटैक इन एंटीसिपेशन, पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि मैं उतना नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैंने पूरी डिबेट सुनी थी, उसमें साफ साफ ये है कि जो पहले से जो चीज है उस पर कहीं से कुछ नहीं आएगा। केवल जो डिस्प्यूटेड है, जिस पर केस चल रहा है या जिस पर सवालिया निशान है, मैं बता दूं आपको, जैसे उत्तर प्रदेश में अब क्या है कि अनुराग जी, एक चीज सोचिए, पूरे देश में 95% लोगों के पास इस देश में 2 एकड़ से कम जमीन है, 95%। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि पिछले 20 साल में वे कौन लोग हैं जिन्होंने कहां से कौन सी जमीन दान कर दी। जाहिर सी बात है, यूपी का जो है 78% लैंड जो है वो सरकारी जमीन है। मुझे लगता है इस कानून का विरोध करने वालों को संविधान में यकीन सरकारी जमीन जो है, और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जी राम कृपाल जी, राइट है। तो अदालत के फैसले का उन्हें इंतजार करना चाहिए, उन्हें इतना धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, न कि अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से देश में उन्माद फैलाने की वो कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज सभी पैनलिस्ट का डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।